हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था मेंडलिज्म के बारे में। देखिए मेंडलिज्म के अंदर हम स्टडी करते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंटल वर्क। इसके अलावा मेंडल के बारे में कुछ और ज़रूरी चीज़ें वो हमने जानने की कोशिश की कि मेंडल का कहाँ बर्थ हुआ था। मेंडल का देखिए जो बर्थ है वो हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। उसके बाद में करीब 21 की एज में उन्होंने एंट्री की ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर ही थी। उसके बाद में मेंडल जो थे वो वहाँ पे एज ए मॉन्क रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड एट द एज ऑफ 29 यानी कि करीब 1851 में वो गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, जहाँ पे उन्होंने फर्दर अपनी जो साइंटिफिक स्टडी थी उसको स्टार्ट किया। वहाँ से फिर वो वापस आते हैं एंड 1856 में वो स्टार्ट करते हैं गार्डन पीक के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क। 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट के ऊपर उसे कंप्लीट किया। उसके बाद में 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड एंड ही कुड नॉट गेट एनी प्रॉपर रिकॉग्निशन। उनका जो वर्क था उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया और बहुत ज़्यादा उसका पब्लिकेशन भी नहीं हुआ। जो भी जर्नल था वो एक उसका सर्कुलेशन काफ़ी लिमिटेड था। बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मेंडल के वर्क को नहीं मिल पाया एंड अनफॉर्चुनेटली करीब 1884 में जाती है इनकी डेथ। 1900 में जो मेंडल है उनके वर्क को फिर रिडिस्कवर किया गया और मेंडल के काम को देखते हुए, मेंडल के वर्क के एक्सीलेंस को देखते हुए आफ्टर डेथ मेंडल को बोला गया था फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए हमने ये भी देखा कि मेंडल के वर्क को प्रॉपर रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनका जो वर्क पब्लिश हुआ था वो एक लोकल जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ था। मेंडल जो बात कर रहे थे फैक्टर के बारे में कि भाई डिस्क्रीट यूनिट होती है जो ब्लेंड नहीं होते, वो बाकी के लोगों को उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी जो कंटिन्यूअस वेरिएशन नेचर के अंदर देखने को मिलती है। इसको उन्होंने बोला कि भाई ये वेरिएशन देखने को क्यों मिल रही है। मतलब जो बाकी उनके कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने पूछा कि अगर आप बोल रहे हैं कि जो फैक्टर है वो एक डिस्क्रीट यूनिट है और वो चेंज नहीं होता है, तो आप ये बताइए कि हमें इतनी वेरिएशन देखने को क्यों मिलती है। इसका मेंडल के पास में कोई जवाब नहीं था। मेंडल ने मैथमेटिक्स को यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो काम था बाकी लोगों के लिए उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया एंड मेंडल जो थे वो फैक्टर की लोकेशन या फैक्टर के केमिकल नेचर के बारे में नहीं बता पाए थे। अब देखिए मेंडल ने पी प्लांट पे अपना जो वर्क किया था, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया था, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट और पाइसम सेटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो उसके बारे में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। व्हाई मेंडल सेलेक्टेड why Mendel selected Pisum sativum Pisum sativum या जिसको हम बोलते हैं गार्डन पी। Why Mendel selected Pisum sativum या garden pea for his experiments, for his experiments। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया। देखिए जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो एक्सपेरिमेंट उसका जो रिजल्ट है ये डिपेंड करते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा लिया है। कई बार हो सकता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो, लेकिन आपने अगर गलत एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को लिया है तो आपका वर्क कितना भी अच्छा हो सकता है कि आपको जो प्रॉपर रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएंगे। मेंडल ने पहले कुछ अदर जो ऑप्शन है उनको भी ट्राई किया था। मेंडल ने कुछ एनिमल्स को ट्राई किया था, कुछ प्लांट्स पे भी ट्राई किया था। फाइनली मेंडल पहुंचे थे कहाँ पे, पी प्लांट पे। मेंडल ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि भाई हम जो एक्सपेरिमेंट है उनको स्टार्ट करेंगे किस पे, पी प्लांट के ऊपर। तो देखिए क्या क्या रीजन थे। कुछ कॉमन रीजन होते हैं या कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो कि कोई भी जो साइंटिस्ट है वो अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले देखता है, जो कि मेंडल ने भी देखा था। जो पी प्लांट है, पहली चीज तो ये कि पी प्लांट का जो एक तरह से उसकी जो ग्रोइंग है, उसका जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी इजी होता है। पी प्लांट को आप कहीं पे भी किसी भी तरह की कंडीशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बहुत स्पेशल टाइप की कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पी प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो इट इज़ ईजी टू कल्टीवेट या ईजी टू ग्रो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इट इज़ ईजी टू कल्टीवेट, ईजी टू कल्टीवेट, ईजी टू कल्टीवेट या ईजी टू ग्रो।
जो पी प्लांट है इसको ग्रो करना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है, इसको कल्टीवेट करना आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसे ग्रो करने के लिए। सेकंड, इसका जो लाइफ स्पेन है काफ़ी शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन। पी प्लांट का जो लाइफ स्पेन है ये काफ़ी शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन। ये होता है करीब 2 to 3 मंथ्स का। 2 से 3 मंथ का होता है इसका लाइफ स्पेन। देखिए जो भी हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेंगे उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ स्पेन अगर शॉर्ट होगा तो जो नई प्रोजेनी है वो हमें जल्दी देखने को मिलेंगी। जैसे जब मेंडल जब क्रॉस कर रहे हैं, पेरेंट को क्रॉस किया, उसके बाद में आएगी F1 जनरेशन। अब भाई F1 जनरेशन जल्दी तब आएगी अगर उसका जो लाइफ स्पेन है वो छोटा है। अगर मान लीजिए लाइफ स्पेन ही बहुत ज़्यादा बड़ा है तो जो F1 जनरेशन है वो आने में टाइम लगेगा। और चलो जब F1 जनरेशन आ भी जाएगी उसके बाद में जब निकालेंगे F2 जनरेशन। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर लाइफ स्पेन बहुत बड़ा है तो जो हमें नेक्स्ट जनरेशन है ये काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिलेगी। और अगर लाइफ स्पेन बहुत छोटा है, 2 से 3 मंथ का इसका लाइफ स्पेन होता है, यानी कि कुछ मंथ के बाद ही जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये ऑब्जर्व कर देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनरेशन है उसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे जब लाइफ स्पेन बहुत छोटा होगा। इवन जैसे आगे हम देखेंगे जो TH मॉर्गन थे, TH मॉर्गन ने तो सेलेक्ट किया था किसको, ड्रोसोफिला को। और जो ड्रोसोफिला है उसका तो जो लाइफ स्पेन है वो और ज़्यादा छोटा होता है। ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पेन है ये तो बल्कि 2 या 3 वीक का ही होता है। तो मतलब ड्रोसोफिला की तो जो प्रोजेनी है वो और जल्दी आ जाती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है, लाइफ स्पेन शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनरेशन है उसको जल्दी से जल्द हम ऑब्जर्व कर पाएँ। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन। इसके बाद में मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखिए पी प्लांट के अंदर कई सारे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, बिल्कुल जो अपोजिट टाइप के हों। या मान लीजिए टॉल एंड डॉर्फ ये बिल्कुल अपोजिट हैं, या मान लीजिए वॉयलेट एंड वाइट ये बिल्कुल अपोजिट हैं। तो जितने ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे स्टडी जो है वो उतनी ही आसान हो जाती है। अब मान लीजिए आप जैसे पी प्लांट के अंदर ही आप क्रॉस कर रहे हैं, अब आपने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपने लिया है, तो जब आप प्रोजेनी के अंदर देखोगे, प्रोजेनी भाई या तो मान लीजिए टॉल आ रही है या डॉर्फ आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों पेरेंट में से कौन सा जो ट्रेड है वो ट्रांसफर हुआ है। क्यों समझ में आ गया, क्योंकि जो ट्रेड है वो कैसा था, कंट्रास्टिंग। अगर मान लीजिए जो कैरेक्टर आपने लिया है वो हुआ, अगर मान लीजिए सिमिलर टाइप का हुआ, उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो प्रोजेनी के अंदर जो इनहेरिटेंस है उसको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा कंट्रास्टिंग टाइप का होगा, जितना ज़्यादा अपोजिट टाइप का होगा, उतनी ही जो हमारी स्टडी है वो आसान हो जाती है। तो पी प्लांट के अंदर नेचुरली कई सारे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जो कंट्रास्टिंग ट्रेड है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मेंडल ने इसे सेलेक्ट किया। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ progenies are produced लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड। देखिए पी प्लांट के केस में जब दो पी प्लांट के अंदर जब क्रॉस होता है तो उसकी वजह से जो प्रोजेनी बनती है उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी का फॉर्मेशन भी काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है। प्रोजेनी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा जो है हमें कैरेक्टर या जो उनका एक्सप्रेशन है, जो फिनोटाइप है वो देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रोजेनी का नंबर काफ़ी कम हुआ तो बहुत कम प्रोजेनी के अंदर हम प्रॉपर जो रिजल्ट है, प्रॉपर जो रेशियो है उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेनी का नंबर ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। देखिए पी प्लांट के अंदर आप जानते हैं, पी प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक्चुअल में इस तरह से पॉड का फॉर्मेशन होता है, और जो पॉड है, पॉड के अंदर कई सारे क्या होते हैं, सीड होते हैं, और जो हर एक सीड है इससे क्या बनता है, नया पी प्लांट बनता है। तो पी प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, कई सारे जो प्रोजेनीज हैं उनका फॉर्मेशन होगा। जितनी ज़्यादा प्रोजेनी होंगी उतना बेटर होगा उसे एनालाइज करना, रेशियो को निकाल पाना या किसी प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच पाना। इसके बाद में देखिए पी प्लांट जो है इसके अंदर मिलता है नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, नेचुरल
सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट। देखिए पी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से होता है कि मेनली उसके अंदर मिलता है हमें सेल्फ पॉलिनेशन। आप मॉर्फोलॉजी के अंदर भी डिस्कस करते हैं, पी प्लांट के अंदर एक्चुअली मिलता है पेपिलोनेशियस कोरोला। जो पेपिलोनेशियस कोरोला होता है, देखिए पी प्लांट का जो फ्लावर इसमें होते हैं 5 पेटल। सबसे बड़ा जो पेटल होता है उसको हम बोलते हैं वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। ये जो वैक्सिलम या जो स्टैंडर्ड है ये कवर करता है 2 पेटल्स को जिनको हम बोलते हैं विंग्स, और जो विंग्स से ये कवर करते हैं 2 सबसे छोटे पेटल्स को जिनको हम बोलते हैं कील। तो टोटल होते हैं इनके अंदर 5 पेटल। एक तो होता है वैक्सिलम या स्टैंडर्ड जो कवर करता है किनको 2 विंग्स को, और जो विंग्स वाले पेटल्स हैं ये कवर करते हैं किनको 2 कील को, और जो कील है ये आपस में एक्चुअल में फ्यूज रहते हैं। तो ये 5 पेटल का जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरह से होता है कि जो फ्लावर है उसके अंदर ही पोलिनेशन होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है ना तो बाहर निकलता है, ना किसी दूसरे प्लांट से जो पोलन ग्रेन है वो अंदर आता है। तो पी प्लांट के अंदर मेनली क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। तो नेचुरल जो सेल्फ पोलिनेशन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए ये बड़ा जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, जैसे मान लीजिए आपने अलग अलग प्लांट को आपने ठीक है लेके क्रॉस करा के बना दिया F1। अब F1 से जब हम F2 बनाते हैं, F2 जनरेशन बनाने के लिए कुछ अलग से क्रॉस नहीं करना होता है। आप भी देखेंगे मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, F1 बनाया, F1 के अंदर क्या होगी, सेल्फिंग। जब प्लांट के अंदर नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट है तो बस आपको जो भी मेहनत करनी है वो करनी है F1 तक। F1 से जो F2 है वो तो अपने आप बनेगा क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन। तो नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इवन जो आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है वो भी इसमें इजीली से परफॉर्म किया जा सकता है। आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन can be performed easily। आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड इजीली। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये भी हम इजीली परफॉर्म करा सकते हैं क्योंकि भाई मेनली होता है इसके अंदर नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, मान लेते हैं आपने दूसरी जो वैरायटी है उससे इसका क्रॉस करा भी दिया। अब यहाँ पे क्योंकि जो रैंडम पोलिनेशन है वो नहीं होता है, जब रैंडम पोलिनेशन नहीं होगा तो हमारे लिए जो क्रॉस कराना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि पी प्लांट को मेंडल ने सेलेक्ट क्यों किया था फॉर इस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट वन इज इसको ग्रो करना काफ़ी आसान होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसे ग्रो करने के लिए। लाइफ स्पेन काफ़ी शॉर्ट होता है, 2 से लेकर 3 मंथ का लाइफ स्पेन होता है। तो जब आप मान लीजिए 2 पी प्लांट को क्रॉस कराएंगे, नई जो जनरेशन है, जो F1 जनरेशन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, और जितनी जल्दी आपको नई जनरेशन देखने को मिलेंगी उतना ही ज़्यादा जो है आप प्रोजेनी को ऑब्जर्व कर पाएंगे। उसके बाद में मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाए कि किस पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर का या ट्रेट का ट्रांसफर हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड। देखिए सिंपल, देखिए मेंडल जो थे मैथमेटिक्स को जानते थे, मेंडल जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते थे। मेंडल को पता था जितनी ज़्यादा प्रोजेनी होंगी, जो रेशियो है प्रोबेबिलिटी का उतना ही बेटर आएगा। तो ज़्यादा जब प्रोजेनी होती हैं तो रिजल्ट भी उससे बेटर आते हैं। तो कई सारी प्रोजेनी यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन इज प्रेजेंट एंड आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इजीली। इसके अलावा देखिए मेंडल ने, जैसे हमने बात की थी, मेंडल की जो अप्रोच थी काफ़ी अलग थी बाकी के साइंटिस्ट से। भाई बाकी के साइंटिस्ट क्या करते थे, जितने भी कैरेक्टर होते थे सबको एक साथ लेते थे और स्टडी करते थे, जिसकी वजह से जो उनका जो काम है वो जाता था काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मेंडल ने यहाँ पे जो फ्रेश अप्रोच है उसे अपनाया। मेंडल ने बोला कि भाई हम एक बार में एक कैरेक्टर को ही स्टडी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पूरे पी प्लांट के अंदर सेलेक्ट किए टोटल 7 कैरेक्टर। पी प्लांट के अंदर मेंडल ने मेनली जो स्टडी किए थे वो थे 7 कैरेक्टर्स। मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर। मेंडल स्टडीड ओनली 7 कैरेक्टर्स। ये नहीं बोलना है कि पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर होते हैं, याद कर, कैरेक्टर तो कई सारे होते हैं। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को यहाँ पे कंसिडर किया था अपनी स्टडी के लिए।
जो भी कैरेक्टर उनको सुटेबल लगे, उन्होंने देखा कि हाँ भी कंट्रास्टिंग टाइप के हैं, इनको थोड़ा सा ईजी रहेगा स्टडी करना, तो मेंडल ने पी प्लांट के जितने भी सारे कैरेक्टर थे उनमें से 7 कैरेक्टर को स्टडी किया, उनको पहले सेलेक्ट किया और 1 बाय 1 उनको स्टडी किया। इसके अलावा देखिए पी प्लांट जो होता है, इसमें हम बात करें क्रोमोसोम्स के बारे में, तो पी प्लांट डिप्लॉइड होता है, इसमें होते हैं टोटल 14 क्रोमोसोम। 14 क्रोमोसोम या बोल सकते हैं 7 पेयर। पी प्लांट के अंदर अगर हम क्रोमोसोम देखें तो क्रोमोसोम जो है ये होता है 14। पी प्लांट डिप्लॉइड होता है 14 क्रोमोसोम, या आप ये भी बोल सकते हैं 7 पेयर्स। 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि भाई पी प्लांट के अंदर जो 7 कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए थे, ये कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसके अलावा इनमें जो भी ट्रेड होंगे, कौन सा डोमिनेंट ट्रेड है, कौन सा रिसेसिव ट्रेड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स में डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड। 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 देखिए फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो हम लेंगे प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट या स्टेम हाइट। प्लांट हाइट या हम बोल सकते हैं स्टेम हाइट। तो प्लांट की जो हाइट है, अब इसके लिए उनको मिले थे 2 टाइप के ट्रेड। प्लांट या तो था डोमिनेंट यानी कि टॉल, और दूसरा था रिसेसिव यानी कि डॉर्फ। तो प्लांट की जो हाइट है उसमें उन्हें 2 टाइप के ट्रेड देखने को मिले थे, आइदर टॉल और डॉर्फ। डोमिनेंट ट्रेड हो जाएगा क्या, टॉल, एंड रिसेसिव हो जाएगा क्या, डॉर्फ। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के केस में देखिए जो डोमिनेंट ट्रेड है ये होता है वॉयलेट, एंड जो रिसेसिव है ये होता है क्या, वाइट। डोमिनेंट होता है यहाँ पे वॉयलेट, वॉयलेट कलर का फ्लावर है तो ये है डोमिनेंट ट्रेड, और अगर वाइट कलर है तो ये हो जाएगा क्या, रिसेसिव। वाइट फ्लावर कलर इज रिसेसिव। तीसरा है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, देखिए फ्लावर पोजीशन जो है या तो ये होती है एक्सियल, एक्सियल इज डोमिनेंट, एंड टर्मिनल ये होती है रिसेसिव। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेड है एंड कौन सा रिसेसिव है फ्लावर पोजीशन के केस में। सो एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। देखिए एक्सियल जो है मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह से प्लांट है और इसकी जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ पे कोई फ्लावर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा एक्सियल। जो टर्मिनल है, मान लीजिए यहाँ पे टर्मिनल एंड पे फ्लावर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा टर्मिनल पोजीशन। ये हो गया फ्लावर पोजीशन के बारे में। इसके बाद में हम लेंगे नेक्स्ट इसमें हम लेंगे पोड शेप। पोड शेप, पोड शेप के अंदर जो डोमिनेंट है ये होता है फुल या इन्फ्लेटेड। फुल या इन्फ्लेटेड, ये तो हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेड। और जो रिसेसिव है ये होता है यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड, देखिए आप जब पोड को देखते हैं तो कुछ जो पोड है वो तो इस तरह की फ्लैट होती हैं, इस तरह से ये, तो इस तरह की जो पोड है ये होती हैं फुल या इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट ट्रेड। और जो कुछ जो पोड होती हैं उनमें कुछ ग्रूव्स मिलते हैं, मतलब जो पोड है उसमें कुछ इस तरह से आपको कुछ ग्रूव्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, ये हो जाएगी कंस्ट्रिक्टेड। फुल या इन्फ्लेटेड डोमिनेंट ट्रेड है, एंड जो कंस्ट्रिक्टेड है ये होता है क्या, रिसेसिव ट्रेड। इसके बाद में हम देखेंगे पोड कलर। पोड कलर, पोड कलर के केस में अगर हम देखें यहाँ पे तो पोड कलर में जो डोमिनेंट है ये होता है ग्रीन, एंड येलो होता है रिसेसिव।
ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। इसके बाद में आता है सीड शेप। सीड शेप, सीड शेप के केस में जो डोमिनेंट है ये होता है राउंड, एंड रिसेसिव होता है रिंकल्ड। रिंकल्ड जो है ये होता है कैसा, रिसेसिव। एंड लास्ट लेंगे इसमें हम सीड कलर। सीड कलर, लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए सीड कलर जो है, यहाँ पे सीड कलर का मीनिंग है सीड, सीड कोड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोटिलिडन के कलर के बारे में। लेकिन जो पीप की जो कोड होती है उसमें से जब आप उसका सीड निकालेंगे, अब जो बाहर हमें दिखाई देता है वो तो होता है सीड कोड। जब वो सीड कोड को आप हटाएंगे उसके अंदर आपको मिलेंगे दो कोटिलिडन। तो मेंडल ने एक्चुअल में जो हम बात करते हैं सीड कलर, सीड कलर में स्पेसिफिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने स्टडी किया था किनको, कोटिलिडन्स को, न कि सीड कोड को। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे कोटिलिडन्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कोटिलिडन्स, मेंडल ने स्टडी किया था किनको, कोटिलिडन्स को, न कि सीड कोड को। तो जो सीड कलर है, जो कोटिलिडन का जो कलर होता है ये डोमिनेंट होता है क्या, येलो। एंड जो ग्रीन है ये होता है क्या, रिसेसिव। तो ये हो गए आपके 7 कैरेक्टर एंड इनके डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड। तो सारे जो कैरेक्टर एंड ट्रेड है ये आपको याद रखते हैं। हाइट के लिए टॉल एंड डॉर्फ, टॉल इज डोमिनेंट एंड डॉर्फ इज रिसेसिव। फ्लावर कलर के केस में वॉयलेट इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सल पोजीशन इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल पोजीशन इज रिसेसिव। पोर्ट शेप के केस में फुल या इन्फ्लेटेड जो है डोमिनेंट है, एंड जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है ये क्या होता है, रिसेसिव। पोर्ट कलर के केस में ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। सीड शेप के केस में राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। सीड कलर के केस में येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। अब देखिए, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि भाई पी प्लांट के केस में जो येलो कलर है ये डोमिनेंट है या फिर जो ग्रीन कलर है ये डोमिनेंट है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका कोई डायरेक्ट जवाब पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि येलो डोमिनेंट है या ग्रीन डोमिनेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा जब हम कलर की बात कर रहे हैं तो किसके कलर के बारे में बात कर रहे हैं, हम सीड का जो कलर है उसे देख रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं पोर्ट कलर के बारे में। आप यहाँ पे देखेंगे जो सीड कलर है, देखिए जो सीड कलर है इसमें डोमिनेंट कौन सा है, येलो। यहाँ पे येलो तो डोमिनेंट है और ग्रीन कैसा है, रिसेसिव। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, पोर्ट कलर के बारे में, तो यहाँ पे तो ग्रीन डोमिनेंट है एंड जो येलो है वो कैसा है, रिसेसिव है। तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा जो कलर है कोई फिक्स होता है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है जो हमेशा डोमिनेंट रहेगा। आपको याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं सीड कलर के बारे में तो सीड के केस में जो येलो है वो डोमिनेंट है। एंड अगर हम बात करें किसके बारे में, पोर्ट कलर के बारे में, पोर्ट के केस में ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। पहली चीज तो ये। इसके अलावा एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछे जाते हैं कि भाई मेंडल ने कलर से रिलेटेड कितने जो कैरेक्टर हैं वो सेलेक्ट किए थे। हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी कलर रिलेटेड कैरेक्टर्स वर सेलेक्टेड बाय मेंडल इन पी प्लांट। कलर रिलेटेड कैरेक्टर आप देखोगे, कलर की बात करें, एक तो हो गया फ्लावर कलर, दूसरा हो गया पोर्ट कलर एंड तीसरा हो गया सीड कलर। तो कलर से रिलेटेड 3 जो कैरेक्टर हैं ये मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। इसके अलावा मान लीजिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि मेंडल ने पोर्ट से रिलेटेड कितने जो कैरेक्टर हैं वो सेलेक्ट किए थे, तो पोर्ट वाले कितने हैं, 2 कैरेक्टर हैं, पोर्ट शेप एंड पोर्ट कलर। अगर ये पूछा जाए कि मेंडल ने फ्लावर से रिलेटेड कितने टाइप के जो कैरेक्टर है उनको सेलेक्ट किया था या स्टडी किया था, देखिए फ्लावर वाले कितने हैं, 2 हैं, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजिशन। या आपसे पूछा जाए कि भाई मेंडल ने सीड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर को स्टडी किया था, तो सीड वाले कितने हैं, 2 हैं, सीड शेप एंड सीड कलर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो 7 कैरेक्टर याद रखें, डोमिनेंट एंड रिसेसिव याद रखें। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कलर वाले कितने थे, सीड वाले कितने कैरेक्टर थे, पोर्ट वाले कितने थे या फ्लावर वाले कैरेक्टर कितने थे। अब देखिए होता क्या है कि पी प्लांट जो है, पी प्लांट के अंदर होते हैं कितने, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जब हमने देखा था यहाँ पे ये कि भाई 2n कितना है, 14 है, इसका मतलब क्या हो गया, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं पी प्लांट के अंदर। अच्छा 7 पेयर। दूसरी बात ये कि मेंडल ने कैरेक्टर भी कितने सेलेक्ट किए, 7। मेंडल ने, हाँ देखिए मेंडल ने कैरेक्टर कितने लिए हैं, 7 कैरेक्टर लिए हैं।
ये हमने लिखा है यहाँ पे 7 कैरेक्टर के बारे में। तो इस वजह से देखिए हुआ क्या कि मेंडल ने बाई चांस 7 कैरेक्टर लिए और पी प्लांट के अंदर होते भी कितने हैं, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल को उस समय नहीं पता था कि मेंडल के जो पी प्लांट है उसके अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ से एक मिसकंसेप्शन बन गया। लोगों ने यहाँ से आइडिया लगाया कि भाई इसका मतलब तो ये है कि हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर का जो जीन है वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब 7 पेयर है तो हर एक पेयर पे एक कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट होगा, और इसी वजह से शायद जो मेंडल है उनको हर एक कैरेक्टर का केस में जो रिजल्ट है ये काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप के मिल रहे थे, कहीं भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। काफ़ी जो रिजल्ट थे वो एकदम एग्जैक्ट टाइप के थे। यहाँ से एक बन गया एक मिसकंसेप्शन। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए ब्लिक्स, जो ब्लिक्स साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। ब्लिक्स साइंटिस्ट ने बताया कि भाई ये जो 7 कैरेक्टर के जीन है ये एक्चुअल में 7 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, ये केवल 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यानी कि मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था उन 7 कैरेक्टर के जीन 7 पेयर्स पे नहीं है, केवल 4 क्रोमोसोम है पी प्लांट के जिन पे ये 7 कैरेक्टर का जीन है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनके बारे में भी देखेंगे कि कौन सा जो कैरेक्टर है उसका जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। जो प्लांट हाइट वाला जीन है ये होता है 4th पे, 4th क्रोमोसोम। जो फ्लावर कलर वाला जीन है ये होता है 1st पे, 1st। जो फ्लावर पोजीशन है इसका होता है 4th पे। जो पोड शेप है ये भी होता है 4th पे। जो पोड कलर है ये होता है 5th पे। सीड शेप जो है ये होता है 7th पे। एंड जो सीड कलर है ये होता है 1st पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम तो हमने यहाँ पे केवल 4 ही लिखे हैं। देखिए हमने या तो मेंशन किया है 1st के बारे में, या फिर 4th, या फिर 5th, या फिर 7th। 1st, 4th, 5th एंड 7th। मतलब मेंडल ने जो भी कैरेक्टर स्टडी किए थे उनमें से कोई भी जीन जो है पी प्लांट में ना तो 2nd क्रोमोसोम पे है, नहीं कोई जीन जो है 3rd क्रोमोसोम पे है, नहीं कोई जीन जो है वो 6th क्रोमोसोम पे। हम ये नहीं बोल रहे कि पी प्लांट में 2nd, 3rd या जो 6th क्रोमोसोम है इन पे कोई जीन नहीं होता है। हम ये बोल रहे हैं कि मेंडल ने जिन कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था उनका जो जीन है वो 2nd, 3rd एंड 6th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता है। इन 7 कैरेक्टर के जो जीन है ये केवल 4 क्रोमोसोम पे मिलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1st, 4th, 5th एंड 7th। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें, देखिए मैक्सिमम जो कैरेक्टर के जीन है, जो कि मैक्सिमम वो कैरेक्टर जो कि मेंडल ने सेलेक्ट किए थे वो मिलते हैं किस पे, 4th पे। 4th जो क्रोमोसोम है पी प्लांट का उस पे प्लांट की हाइट का जीन होता है, फ्लावर पोजीशन का जीन होता है एंड पोड शेप का जीन होता है। इसके अलावा 1st की बात करें, जो 1st क्रोमोसोम है उस पे मिलता है फ्लावर कलर का जीन, इसके अलावा सीड कलर का जीन, यानी कि 2 कैरेक्टर के जीन यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा देखें हम 5th एंड 7th दोनों पे एक एक जो कैरेक्टर है उसके जीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि किस कैरेक्टर का जीन है वो किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। इसके बारे में बताया था किसने, साइंटिस्ट एस ब्लिक्स ने। तो इस चीज को हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं। जो ब्लिक्स साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि भाई मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स के जीन्स हैं genes of 7 characters studied by Mendel are only present on 4 chromosomes, on 4 chromosomes, on 4 chromosomes।
मेंडल ने जिन कैरेक्टर को स्टडी किया था उनके जो जीन है ये केवल 4 क्रोमोसोम से प्रेजेंट है। और कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं ये, इनके बारे में देख ही चुके हैं। देखिए एक तो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, देन क्रोमोसोम नंबर फोर्थ, क्रोमोसोम नंबर फिफ्थ एंड क्रोमोसोम नंबर सेवेंथ। दो कैरेक्टर के जो जीन है वो तो होते हैं फर्स्ट पे, 3 कैरेक्टर के जो जीन है वो होते हैं किस पे, फोर्थ पे, एक जो कैरेक्टर का जीन होता है किस पे, फिफ्थ पे, एंड एक जो कैरेक्टर उसका होता है किस पे, सेवेंथ पे। तो केवल 4 क्रोमोसोम पे वो 7 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट थे। ये यहाँ से क्लेरिफाई हुआ। इसके अलावा देखिए मेंडल तक तो यही चीज़ें बताती हैं। मेंडल ने बोला कि भाई कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल होता है किससे, फैक्टर से। फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, एंड जो एक फैक्टर है वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन बाद में देखिए कुछ और चीज़ें पता चली, बाद में समझ में आया कि भाई ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जो एक फैक्टर है वो एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है। कई सारे जो फैक्टर हैं, कई सारे जीन ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा जो कैरेक्टर है उसको भी कंट्रोल करते हैं। अगर कोई एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, इस तरह के जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे उनमें से भी कुछ जीन ऐसे थे जो कि प्लियोट्रोपिक थे। एग्जाम्पल के लिए देखिए मेंडल ने जो जीन सेलेक्ट किया था, मेंडल ने जो जीन सेलेक्ट किया था फ्लावर कलर के लिए, मेंडल ने तो एक्चुअल में फैक्टर या जीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेंडल ने जो यहाँ पे ट्रेट लिया था ये या कैरेक्टर लिया था एक्चुअल में फ्लावर कलर का, कि जो फ्लावर कलर का जीन था यही जीन एक्चुअल में कंट्रोल करता है सीड कोट कलर, सीड कोट कलर। यही जीन कंट्रोल करता है रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिल, रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिल। देखिए फ्लावर कलर को मेंडल ने स्टडी किया था। फ्लावर कलर वॉज स्टडीड बाय मेंडल। सीड कोट कलर को मेंडल ने स्टडी नहीं किया था। मेंडल ने स्टडी किया था किसको, कोटिलिडन के कलर को। यहाँ पे जो हमने लिखा था ये आपको ध्यान रखना है। मेंडल ने देखिए ये जो लिखा हुआ है सीड कलर, इसका मतलब क्या है, कोटिलिडन का कलर। जो सीड कोट सबसे बाहर होता है, सीड कोट को मेंडल ने स्टडी नहीं किया था, ध्यान रखना है। तो जो सीड कोट कलर है इसको मेंडल ने स्टडी नहीं किया था। एंड जो रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिल, मतलब जो लीफ बेस होता है, लीफ का जो एक्सिल होता है वहां पे रेड स्पॉट मिलता है, इसे भी मेंडल ने स्टडी नहीं किया था। इन दोनों को मेंडल ने स्टडी नहीं किया था। नॉट स्टडीड बाय मेंडल, नॉट स्टडीड बाय मेंडल। कई कहने का मतलब सिंपल सा ये है, कई सारी चीजों के हमें एक्सेप्शन देखने को मिले हैं। उस समय तक मेंडल ने जिस ट्रेट को, जिस कैरेक्टर को एक्चुअल में ऑब्जर्व किया था, फ्लावर कलर, जो फ्लावर कलर है उसका जो जीन है, ये जीन केवल फ्लावर कलर को ही डिसाइड नहीं करता है। ये जो जीन है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड कोट कलर एंड रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिल। अगर कोई एक फैक्टर या कोई जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इस तरह के जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। इसके बारे में खैर हम आगे भी देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है ये जीन क्या हो जाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि भाई जीन तो सिंगल हो, इफ सिंगल जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स, if single gene controls many characters, if single gene control many characters, इस तरह के जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। तो एक तो देखिए ये वाला जीन है ये था प्लियोट्रोपिक। हाँ, मेंडल को इसके बारे में क्या नहीं पता था कि ये प्लियोट्रोपिक है। दूसरी बात एक और, जैसे हमने बात की थी सीड शेप के बारे में, सीड शेप का जो जीन होता है वो भी एक्चुअल में दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक तो होता है सीड शेप जिसको कि मेंडल ने स्टडी किया था, दूसरा होता है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो वो वाला जीन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लियोट्रोपिक। तो कहने का मतलब ये है मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था उनके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल थे उनमें से कुछ जीन जो है वो कैसे थे, प्लियोट्रोपिक। ठीक है, देखिए इसके बाद में हम देखेंगे सीड शेप के जीन के बारे में
किस तरह से जो जीन है वो सीड शेप को फॉर्म करता है, इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर ब्रीफ में दिया हुआ है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं उस जीन के बारे में जो कंट्रोल करता है सीड शेप। जीन विच कंट्रोल्स सीड शेप, ऐसा जीन जो कि पी प्लांट के अंदर कंट्रोल करता है क्या, सीड शेप। एंड हम लोगों ने 7 कैरेक्टर में डिस्कस किया था कि जो सीड शेप है 2 टाइप का होता है, मतलब 2 टाइप के यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं। डोमिनेंट जो ट्रेड है वो होता है राउंड, एंड जो रिसेसिव ट्रेड है वो होता है रिंकल्ड। तो सीड शेप मिलते हैं 2 टाइप के, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। तो राउंड एंड रिंकल्ड। पी प्लांट के अंदर देखिए जो सीड शेप है उसके लिए जो जीन है उसमें मिलते हैं 2 टाइप के एलील। एक तो होता है डोमिनेंट एलील, दूसरा होता है रिसेसिव एलील। अब डोमिनेंट एलील क्या होता है भाई? डोमिनेंट एलील हम उसको बोलते हैं जो कि अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड जो रिसेसिव एलील है हम उसे बोलते हैं जो कि मेनली होता है क्या, नॉन फंक्शनल। या इसके अलावा हमने इसकी एक डेफिनेशन और देखी थी, जो डोमिनेंट एलील है वो एक नॉर्मल एंजाइम को, एक फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, एंड जो रिसेसिव एलील है ये ज़्यादातर केस में फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जो जीन है इसका, इसके होते हैं 2 टाइप के एलील, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसके होते हैं 2 टाइप के एलील, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, और दूसरा होता है रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील किसको बोलते हैं? डोमिनेंट एलील विच प्रोड्यूसेस नॉर्मल फंक्शनल एंजाइम, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। एंड रिसेसिव एलील जो कि नॉर्मल फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसको हम बोल देंगे क्या, रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील यहाँ पे बनाता है क्या, एक नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल फंक्शनल एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे SBE। डोमिनेंट एलील फॉर्म्स SBE। SBE होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। इट फॉर्म्स SBE। इट फॉर्म्स SBE। SBE का मतलब होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। भाई डोमिनेंट एलील है, ये अपना काम करेगा, इसकी वजह से बनेगा एक फंक्शनल एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। जो रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील की वजह से इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो SBE इज नॉट फॉर्म्ड। रिसेसिव एलील से SBE का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई SBE जो है प्लांट के अंदर क्या काम करता है। SBE का मतलब होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। इसका काम होता है प्लांट के अंदर शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को कन्वर्ट करता है ये स्टार्च के अंदर। शुगर को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये स्टार्च के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो डोमिनेंट एलील से बन गया SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, और जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है इसका काम क्या है, शुगर को स्टार्च के अंदर कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो भी शुगर होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। तो मतलब इस तरह का जो सीड होगा उसके अंदर शुगर तो कम मिलेगी और स्टार्च क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो भी शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्टार्च के अंदर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, जो भी शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में, एंड जो सीड की सेल्स हैं उनके अंदर जो स्टार्च है, स्टार्च तो आता है ज़्यादा और जो शुगर है वो जाती है कम। स्टार्च ज़्यादा, शुगर कम। जो शुगर थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टार्च में। स्टार्च ज़्यादा मिलेगा और शुगर क्या मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगी। अब हम आते हैं यहाँ पे SBE का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शुगर होती है वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो पाती। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो स्टार्च है वो तो रहेगा कम। सीड की सेल्स के अंदर जो स्टार्च है वो रहता है कम, एंड जो शुगर है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि शुगर का कन्वर्जन जो है स्टार्च में नहीं हो पाता है, तो शुगर होती है यहाँ पे ज़्यादा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखिए अगर हम दोनों को कंपेयर करें, शुगर एंड स्टार्च, अगर आपको बताना हो कि भाई दोनों में से ऑस्मोटिकली एक्टिव कौन होता है, तो ऑस्मोटिकली एक्टिव जो सब्सटेंस है दोनों में से वो होता है शुगर। शुगर जो है ये सोल्यूबल होती है
और ये होती है ऑस्मोटिकली एक्टिव। ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिकली एक्टिव हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसके कम या ज़्यादा होने से ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाए, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिकली एक्टिव। शुगर मान लीजिए अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर उस सेल का ज़्यादा हो जाएगा, और किसी सेल के अंदर अगर शुगर कम हो जाए तो उस सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो शुगर है इट इज़ ऑस्मोटिकली एक्टिव। लेकिन जो स्टार्च है भाई, स्टार्च मिलता है मेनली ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, ग्रेन्स की फॉर्म में। स्टार्च मेनली इनसोल्यूबल होता है, ग्रेन्स की फॉर्म में मिलता है, ये होता है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। किसी सेल के अंदर स्टार्च चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, इसका उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब स्टार्च की वजह से किसी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता है। किसकी वजह से चेंज होता है? चेंज होता है किसकी वजह से? शुगर की वजह से। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि स्टार्च ज़्यादा है एंड शुगर कम है। देखिए एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जो सीड की सेल्स है, ऐसा नहीं कि सीड की हर एक सेल के अंदर शुगर एंड जो स्टार्च है उसका जो अमाउंट है वो सेम होगा। सीड की हर एक सेल में जो शुगर है एंड जो स्टार्च है उसका जो अमाउंट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। किसी सेल के अंदर स्टार्च ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा। दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीड की सेल के अंदर वो अलग अलग होता है। अब देखिए इस केस में अगर हम देखें भाई, जो स्टार्च है ये क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो किसी सीड की सेल के अंदर जो स्टार्च है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, किसी सीड की सेल के अंदर जो स्टार्च है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि स्टार्च ज़्यादा है, इसका हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो स्टार्च है वो तो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, तो चाहे स्टार्च ज़्यादा हो चाहे कम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई चेंज नहीं जाएगा। दूसरी बात शुगर की, शुगर तो पहले से ही कम है भाई, शुगर इतनी मिनिमम है कि उसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो भी नहीं पाएगा। तो शुगर यहाँ पे नेग्लिजिबल है, शुगर का कोई इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा क्या है? स्टार्च, और जो स्टार्च है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इस केस में सीड की हर एक सेल जो है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लगभग कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ cells of seed remains almost constant। सीड की जो सेल्स होती हैं उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लगभग कैसा रहेगा? सेम रहेगा। देखिए क्यों सेम रहेगा, फिर से आप दोबारा समझ सकते हैं इसको। स्टार्च ज़्यादा है, शुगर कम है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है अनइक्वल। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कम है उसका तो कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा क्या है यहाँ पे? स्टार्च है। अब स्टार्च किसी सेल में ज़्यादा या कम हो भी जाए तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हर एक सेल का लगभग कैसा रहेगा? यहाँ पे सेम रहेगा। अब हम आते हैं इस केस में। देखिए यहाँ पे कम क्या है? कम यहाँ पे है स्टार्च। जो चीज़ कम है उसका तो कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा क्या है? यहाँ पे शुगर। अब शुगर ज़्यादा है तो यहाँ पे भी क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीड की किसी सेल के अंदर जो शुगर है वो ज़्यादा हो जाएगी, किसी सेल के अंदर जो शुगर है वो कम हो जाएगी। देखिए शुगर जब ज़्यादा होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ज़्यादा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो सीड की उस सेल के अंदर होगा एंडोस्मोसिस, वाटर अंदर आएगा। जब वाटर अंदर आएगा तो सीड की जो सेल है वो हो जाएगी टर्जिड, सेल का साइज हो जाएगा बड़ा। अब मान लेते हैं जो इसकी एडजेसेंट सेल है उसके अंदर शुगर कम है। जब शुगर कम है तो इस सीड की सेल के अंदर होगा एक्सोस्मोसिस, यानी कि सेल से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकलेगा तो सेल हो जाएगी फ्लैसिड, यानी कि जो सीड की सेल है उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इस केस में क्या होगा? शुगर किसी में कम किसी में ज़्यादा। जिसके अंदर शुगर कम होगी उस सेल का साइज हो जाएगा छोटा, क्योंकि वहाँ से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। एंड जिस सेल के अंदर शुगर ज़्यादा होगी उसमें होगा एंडोस्मोसिस, तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में सीड की जो सेल्स होती हैं उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे सेम था बट इस केस में कैसा होता है? डिफरेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल्स ऑफ सीड इज डिफरेंट। यहाँ पे सेम नहीं होता, यहाँ पे कैसा होता है? डिफरेंट होता है। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल के साइज के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में। यहाँ पे क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा
तो ऑब्वियसली बात है लगभग हर एक सेल के अंदर जो वाटर है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जब हर एक सेल के अंदर वाटर लगभग सेम रहेगा तो हर एक सेल का जो साइज है वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। भाई सबका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो लगभग बराबर जो वाटर है उनके अंदर रहेगा। हर एक सेल का जो साइज है, जो शेप है वो लगभग कैसा रहेगा, सेम रहेगा। हम बात करें यहाँ पे सीड की सेल के बारे में, तो मान लीजिए आप पी प्लांट का जो सीड है, पी प्लांट के सीड का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे और उसमें आप देखेंगे एपिडर्मल सेल्स के बारे में। देखिए ये हमने बनाई है सीड की एपिडर्मल सेल्स, ये हमने बनाई है सीड की एपिडर्मल सेल्स। जो पी प्लांट का सीड है उसका कट किया गया ट्रांसवर्स सेक्शन, और जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। हम देख रहे हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो सीड के सरफेस की जो एपिडर्मल सेल्स है, उन सभी सेल का जो साइज है वो लगभग कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सबका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसा है, सेम है। तो इसका जो सरफेस आएगा, एपिडर्मल सेल्स का साइज सेम है तो सीड का जो सरफेस वो कैसा आएगा, इवन आएगा। तो यहाँ पे जो सरफेस है, सीड का जो सरफेस वो कैसा हो जाएगा, राउंड। भाई सबसे बाहर क्या मिलती है, एपिडर्मल सेल्स। जब एपिडर्मल सेल्स का जो साइज है, जो शेप है वो लगभग सेम है, तो सीड का जो सरफेस है वो बराबर एक तरह से स्मूथ होगा एंड वो कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। राउंड सीड यहाँ पे बन जाता है, राउंड सीड। अगर हम यहाँ पे देखें जो सीड है, सीड का अगर हम एपिडर्मल सेक्शन जब कट करेंगे और जब हम देखेंगे एपिडर्मिस की सेल्स को, तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, किसी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है। जिस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसके अंदर वाटर ज़्यादा आएगा। जब वाटर ज़्यादा आएगा तो उस सेल का जो साइज है वो कैसा होगा, बड़ा होगा। अब मान लेते हैं इसकी जो एडजेसेंट सेल है उसके अंदर शुगर कम है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उससे होगा एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस के अंदर क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, सेल का साइज छोटा हो जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसके बगल में जो सेल है इसका साइज कैसा है, छोटा है। ऐसे ही इसके पास में जो सेल है उसका साइज बड़ा है, शुगर ज़्यादा है, और इसके पास में जो सेल है उसका साइज कैसा है, छोटा है, क्योंकि शुगर कम है। तो ये हमने बनाई है इसमें सीड की एपिडर्मल सेल्स। तो इसकी वजह से जो सरफेस है, सीड का जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से होगा। तो सीड का जो सरफेस है यहाँ पे इवन या स्मूथ नहीं होता, ये इस तरह से आता है, इसमें थोड़े से ग्रूव बने होते हैं। मतलब जो सीड का शेप है वो आता है कैसा, रिंकल्ड। यहाँ पे था राउंड, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड। रिंकल्ड सीड सरफेस। सरफेस की जो है उसके अंदर थोड़ा ग्रुप बन जाते हैं, इवन टाइप का नहीं होता है, तो इसकी वजह से बन जाता है क्या, रिंकल्ड सीड। और ये कौन सा होता है, राउंड सीड। अच्छा ये आपको ध्यान रखना, ये जो हमने बनाया एक्चुअल में, ये हमने क्या लिखा है, ये जो हमने सरफेस लिए हैं, ये जो हमने बनाए हैं, ये हैं एपिडर्मल सेल्स। ये आप याद रखें, ये हमने बनाई है क्या, एपिडर्मल सेल्स ऑफ सीड। सीड की या सीड के सरफेस की एपिडर्मल सेल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे जो शेप है वो जाता है राउंड, और यहाँ पे कैसा होता है, रिंकल्ड। एक बार इसको आप दोबारा फिर से समझ सकते हैं। देखिए जो जीन है जो कि सीड शेप को कंट्रोल करता है, सीड शेप के अंदर दो टाइप के हमें ट्रेट देखने को मिलते हैं, एक होता है राउंड, दूसरा होता है रिंकल्ड। जीन मिलेंगे दो टाइप के, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट जो एलील है, सॉरी एलील की बात कर रहे हैं, जो डोमिनेंट एलील है वो होता है कैसा, फंक्शनल, जिसकी वजह से बनेगा एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। रिसेसिव एलील जो कि जनरली कैसा होता है, नॉन फंक्शनल, तो ये कोई एंजाइम नहीं बनाएगा। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का काम होता है प्लांट के अंदर शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करना। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो जो भी शुगर होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्टार्च के अंदर। तो शुगर हो जाएगी कम, स्टार्च हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ, शुगर तो कम हो गई, जो स्टार्च है वो ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे तो एंजाइम एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो शुगर है उसका स्टार्च में कन्वर्जन नहीं होगा, तो स्टार्च कम होगा एंड जो शुगर है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो शुगर है वो होती है ऑस्मोटिकली एक्टिव, क्योंकि इस केस के अंदर शुगर काफ़ी कम है, तो हर एक सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लगभग कैसा रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे शुगर ज़्यादा है, जो शुगर है उसका रहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस सेल के अंदर शुगर ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, जिस सेल के अंदर शुगर कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो हर एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो सीड की जो सेल्स होंगी, जिसकी एपिडर्मल सेल्स होंगी, सभी का जो
साइज है जो शेप है वो सेम होगा, लेकिन इस केस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर की वजह से सीड की जो सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स हैं, उनका जो साइज है, शेप है, वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। किसी सेल का साइज बड़ा होगा, किसी सेल का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये रिंकल्ड सीड। तो ये है डोमिनेंट ट्रेट और ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट। एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है। देखिए जो जीन होता है यहाँ पे, ये जीन केवल सीड के शेप को कंट्रोल नहीं करता है, ये इसके साथ साथ एक और कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करता है। देखिए बाहर से तो हमें केवल जो सीड है उसका शेप दिखाई देता है, लेकिन अगर हम बात करें स्टार्च ग्रेन के बारे में, देखिए स्टार्च एक्चुअल में देखिए बनता तो यहाँ पे भी और बनता यहाँ पे भी है। देखिए रिसेसिव है, देखिए रिसेसिव, ये बायोलॉजी के अंदर आपको चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। जब हम बोल रहे हैं रिसेसिव, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही जो स्टार्च है उसका जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। जब हम बोल रहे हैं रिसेसिव, तो कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो एक्सप्रेशन है वो तो होता ही है। तो स्टार्च एक्चुअल में बनता है लेकिन काफ़ी कम बनता है। इस केस में जब डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील के केस में क्या होता है, जब स्टार्च ग्रेन बनते हैं, स्टार्च ग्रेन का जो साइज है ये होता है कैसा, लार्ज। भाई स्टार्च ज़्यादा बनेगा एंड स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो लार्ज होगा, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्स। एंड यहाँ पे रिसेसिव एलील है, स्टार्च बहुत कम बनता है। इसके अलावा स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो भी छोटा होता है, स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स, स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो जीन सीड शेप को कंट्रोल करता है वही जीन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी कंट्रोल करता है। देखिए एक हमने एग्जांपल लिया था फ्लावर कलर के जीन के बारे में कि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था फ्लावर कलर, वो सेम जो जीन है फ्लावर कलर को तो कंट्रोल करता ही करता है, उसके साथ साथ वो कंट्रोल करता है किसको, सीड कोट कलर को, इसके अलावा रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिल। इस वजह से हम लोग जीन को क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। ऐसे जीन जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। तो उसी का एक एग्जांपल हो जाएगा ये वाला जीन। ये जो जीन है ये भी दो टाइप के जो कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करता है, एक तो है सीड शेप, दूसरा क्या है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो यहाँ पे इसका आप लिख लेंगे, सेम जो जीन है, सेम जो जीन है ये कंट्रोल करता है यहाँ पे दो ट्रेड को। एक तो ट्रेड कौन सा हो गया, एक तो कैरेक्टर जो हो गया यहाँ पे सीड शेप, और दूसरा जो कैरेक्टर है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो ये वाला जो जीन है इसको भी हम क्या बोल देंगे, प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन। लेकिन दोनों कैरेक्टर को मेंडल ने स्टडी नहीं किया था। मेंडल ने स्टडी किया था किसके बारे में, सीड शेप के बारे में। ये वाला जो कैरेक्टर है इसके बारे में तो हमें बाद में पता चला है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था उनमें से एक तो हमने बात की किसके बारे में, फ्लावर कलर के जीन के बारे में। एक तो फ्लावर कलर वाला जीन, दूसरा ये सीड शेप वाला जीन। ये दोनों जो जीन है ये कैसे हैं, प्लियोट्रोपिक, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।